नमस्कार दोस्तों, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में कि प्लांट फिजियोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है और इसके अंदर अपन किन किन टॉपिक्स का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, नेट के अंदर हो गया, या फिर आप एमएससी एंट्रेंस के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर अदर कोई पीएचडी एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो उनसे रिलेटेड जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी किस एंगल से इम्पोर्टेंट है, उन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेते हो, चाहे वो नेट लेते हो, गेट लेते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम एमएससी की देनी हो, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो, जो भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। टोटल लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस के अंदर 13 यूनिट होती हैं। उन 13 यूनिट में से एक बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स, एंड कुछ पार्ट जो है वो आता है टूल एंड टेक्निक्स का। जैसे कि मान लो जितनी भी टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं। तो ये कुछ कॉमन यूनिट होती हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलती हैं। जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो हैं वो तो कॉमन है। सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसके साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स कवर करती हैं। तो इस प्रकार से अपन बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ के अंदर हमने बातें की थी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में कुछ बातें की थी। आज अपन शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी कि एक्चुअल में प्लांट फिजियोलॉजी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और अपन किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी अगर हमको समझना है तो देखिए, सिंपल वे में अगर अपन देखेंगे तो ये एक अपने सामने एक सिनेरियो दिया गया है जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, सनलाइट। यानी कि प्लांट्स के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, सनलाइट है वो प्लांट के ऊपर पड़ेगी। प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोफिल का ग्रेनम स्ट्रोनम भाग होता है जिसके अंदर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन चलती हैं, डिफरेंट रिएक्शंस, अलग अलग रिएक्शन चलती हैं, जिनके साथ साथ में भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एनवायरनमेंट की इसके सराउंडिंग में है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाएगी, नीचे से क्या जाएगा, वाटर भी अंदर जाएगा। ये सब चीज़ें मिलकर के क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, यानी कि भोजन बनाएंगे। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, फोटोसिंथेसिस। यानी कि लाइट की प्रेजेंस में क्या प्लांट्स क्या बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। तो यह क्या कहलाएगा कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट फॉर्मिंग फूड। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बाद में अगर आप बातें करो तो प्लांट के पास में नीचे क्या है, यहाँ पर सोइल है। सोइल के अंदर कुछ न्यूट्रिशंस भी होते हैं और प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करता है वो होता है नाइट्रोजन। वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में प्लांट के लिए कोई काम नहीं कर सकती। प्लांट इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता कि ऐसा है कि N2 फॉर्म है वो प्लांट के अंदर चलेगी और यह काम करने लग गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्लांट को इसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है और वो फॉर्म कौन सी होती है, नाइट्रेट। और नाइट्रेट को अपन क्या बोल देंगे, NO3-। इस फॉर्म को जो प्लांट है वो यूज करता है। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनने के लिए काफ़ी रिएक्शंस का अपने को सामना करना पड़ता है, काफ़ी रिडक्शंस होते हैं, काफ़ी ऑक्सीडेशंस होते हैं। इनके अंदर काफ़ी एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफ़ी बैक्टीरिया, वायरस, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपन बोल देते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इनके बहुत से नाम हैं। तो इनडायरेक्ट बात क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो अनअवेलेबल फॉर्म है, यानी कि इसको डायरेक्ट काम में नहीं लिया जा सकता और इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही आप क्या बोल सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल सकते हो। या फिर प्लांट इस फॉर्म को अंदर ले रहा है तो वो क्या कहला देगी, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आ जाता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। और इसके अंदर आपको बस एक ही मकसद होता है कि जो नाइट्रोजन है वो काम की नहीं है, उसको काम की फॉर्म में बनाने की प्रोसेस को ही आप क्या बोल देते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। आप उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कुछ भी नाम उसको आप दे सकते हैं। फिर देखिए, नाइट्रोजन का आपने मेटाबॉलिज्म कर लिया, आपने भोजन का सिंथेसिस कर लिया, दोनों काम आपने कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लांट को एक ग्रोथ होने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया। सूटेबल एनवायरनमेंट कर दिया क्योंकि भोजन की भी व्यवस्था है और न्यूट्रिएंट्स की भी अलग से व्यवस्था है। तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाटर भी है और ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट में प्रॉपर प्लांट को मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पौधा ग्रोथ करने के लिए
तैयार है। तो इसके साथ साथ में पौधे के अंदर और क्या क्या ग्रोथ हो सकती है, और ग्रोथ करने के लिए जैसे कि फाइटो हार्मोन्स होते हैं, 5 टाइप के फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता, एफसीसी एसिड होता है। तो ये 5 टाइप के प्लांट हार्मोन हैं, ये पौधे की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, कब पौधे को जर्मिनेट होना है, कब पौधे को अपनी साइज में वृद्धि करवानी है, कब पौधे पर फ्लावर आना चाहिए, कब पौधे को जो फ्रूट है, फल है, वो लगना चाहिए, और कब फल पकना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्लांट की कौन रेगुलेट करता है? प्लांट हार्मोन्स। और वो प्लांट हार्मोन कब काम करेंगे? जब फोटोसिंथेसिस हो चुका है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो चुका है, यानी कि पौधा है वो प्रॉपर वे में तैयार हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लांट हार्मोन ने काम कर दिया, फोटोसिंथेसिस हो गया, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो गया, वाटर वगैरह सब चीज़ें प्रॉपर अगर प्लांट के पास में है, तो इसका मतलब हो गया कि प्लांट जो है वो आराम से ग्रोथ कर रहा है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक प्लांट फिजियोलॉजी होती है। तो फिर अब जनरल फिजियोलॉजी में प्लांट के अंदर क्या चल रहा है? ऊपर पत्तियों के ऊपर तो जैसा कि मैंने बताया क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो रहा है। फोटोसिंथेसिस से यह भोजन कहाँ पर पहुँच रहा है? नीचे तक पहुँच रहा है, या फिर प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुँच रहा है। और नीचे क्या है? जड़ों के पास में वाटर है, ये वाटर क्या है? विभिन्न भागों में ऊपर तक पहुँचेगा, क्योंकि अपन पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वाटर होता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस या भोजन बनाने की प्रोसेस में। तो इसका मतलब क्या है कि भोजन बन तो रहा कहाँ? अपर पार्ट में, प्लांट के ऊपर की साइड में, और जल कहाँ है? प्लांट के नीचे की साइड में। तो इसका मतलब हो गया कि जड़ों को ग्रोथ करने के लिए भोजन चाहिए, और पत्तियों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे होंगी। तो वाटर जाएगा जड़ों से पत्तियों की तरफ, वो कौन सा पाथवे होगा? जाइलम। प्लांट के अंदर जाइलम होता है, वो क्या करता है? वाटर को या फिर कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, जो जड़ों से अपर पार्ट की तरफ पहुंचाएगा। अब ऊपर से भोजन है, वो भोजन भी नीचे आना है या प्लांट के अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो वो किस पाथवे से होगा? वो होगा फ्लोएम से। वो उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। अब दूसरी बात अपन करते हैं कि प्लांट के आसपास में कुछ बैक्टीरिया भी हैं, यहाँ का कोई वातावरण भी है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर भी पर्टिकुलर फिक्स होगा। तो इसका मतलब हो गया कि हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है कि टेम्परेचर कम हो। तो उसके लिए भी प्लांट के पास में एक स्पेसिफिक अडेप्टेशन होता है। जैसे कि बहुत ही कम टेम्परेचर है, बर्फबारी कंटिन्यूसली हो सकती है, तो वहाँ पर कोन शेप के प्लांट पाए जाते हैं। कोन शेप का मतलब क्या हो गया कि ये ऊपर की जो सतह होती है जो भी नुकीली होती है, और नुकीली होने की वजह से जो बर्फबारी है या जितनी भी आइस गिर रही है ऊपर से, वो प्लांट के ऊपर अटकते नहीं है और उसको किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं पहुंचा सकती। तो इसका मतलब ये भी एक अडेप्टेशन है। और कहीं पर हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है रेगिस्तानी इलाकों के अंदर, तो उसके लिए भी प्लांट के पास में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मान लो प्लांट ट्रांसपायरेशन कर रहा है, नीचे वाटर खूब है, नीचे क्या है? वाटर खूब है, और टेम्परेचर भी खूब है। तो इसका मतलब है कि प्लांट अपने आप को ठंडा रखने के लिए, वेंटिलेशन करने के लिए क्या करेगा? ट्रांसपायरेशन करेगा। ट्रांसपायरेशन आप जानते हो कि पत्तियों के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा से जो वाटर है वो प्योर फॉर्म में कंटिन्यूसली वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है, जिस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी ये भी है कि टेम्परेचर ज़्यादा है और वाटर की है कमी। टेम्परेचर ज़्यादा है और वाटर की कमी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भी लेना है, जिसकी वजह से आपको स्टोमेटा खोलने पड़ेंगे, और आप स्टोमेटा खोलोगे तो आपको वाटर का लॉस होगा। और वाटर का लॉस होगा, अगर वाटर खूब मात्रा में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन टेम्परेचर भी ज़्यादा है और वाटर की भी कमी है, तो फिर भी आपको क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भी लेना है, और जल के अनावश्यक वेस्टेज को क्या करना है? रोकना भी है। तो उसके लिए भी प्लांट के पास में एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है, जिसको अपन केम प्लांट्स बोलते हैं। रात के टाइम पे स्टोमेटा खुल रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, वाटर का लॉस नहीं हो रहा, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी आसानी से लिया जा रहा है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे भी, कुछ अदर फैक्टर्स के बेसिस पे भी प्लांट को डिवाइड करते हैं कि C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, या फिर केम प्लांट है। और टेम्परेचर से बचाने के लिए इनमें एक स्पेसिफिक रिएक्शन चलती है, जिसको अपन C2 साइकिल भी बोल देते हैं। ये तो बातें होगी प्लांट्स की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए प्लांट का एक्स्ट्रा मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, प्लांट के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, जिसके अंदर प्लांट के अंदर अदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में भी अगर अपन बातें करें
तो जैसे कि मान लिया कि प्लांट है, उसका फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रहा है, और फोटोमॉर्फोजेनेसिस के अंदर कुछ वर्णक होते हैं प्लांट के अंदर, जैसे कि फाइटोक्रोम हो गया, क्रिप्टोक्रोम हो गया, फोटोट्रोपिन हो गया। ये क्या होते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट को एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देने का काम करते हैं, प्लांट को और ज़्यादा अडप्टिव कंडीशन देने का काम करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस या फोटोमॉर्फोसिस। ये 3 वर्णक होते हैं, फाइटोक्रोम हो गया, क्रिप्टोक्रोम हो गया और फोटोट्रोपिन हो गया। 3 जो है वो फोटोमॉर्फोसिस का काम करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनसे हमेशा है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या ये काम करते हैं, इनकी सिग्नलिंग कैसी होती है, और प्लांट के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। इसके अलावा प्लांट को एक्स्ट्रा चीज़ों से बचाना है, जितनी भी डैमेज हैं, जैसे कि मान लो बाहर से कोई प्लांट का प्रीडेटर है, प्लांट का कोई प्रीडेटर है, तो वो प्लांट को डैमेज पहुंचा रहा है, वो प्लांट को खा रहा है, तो हो सकता है कि प्रीडेटर अपना पेट भर रहा है, लेकिन प्लांट को भी तो अपने आप को अस्तित्व बनाए रखने की ज़रूरत है। यानी कि नेचर के अंदर जितने भी जीव हैं, जो भी एनिमल या फिर प्लांट है, उसको नेचर ने एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिए हैं कि आप अपनी संतति को बनाए रखने के लिए आपके पास में स्पेसिफिक अडेप्टेशंस हैं। जैसे कि मान लो प्लांट को प्रॉपर खाया जा रहा है तो प्लांट हो जाएगा नष्ट, और एनिमल है वो दूसरा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब प्लांट को नुकसान हो गया। तो इन सब नुकसानों से बचाने के लिए प्लांट के पास में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या काम करते हैं कि प्लांट को डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, बल्कि प्लांट को एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देने का काम करते हैं। जैसे कि मान लो नीम का प्लांट है, नीम का प्लांट अपने आप को बचाए रखने के लिए उसके अंदर खारापन होता है, और वो खारापन किसकी वजह से होता है, एक एजाडिरेक्टिन नाम का केमिकल होता है, जिसको अपन सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कहते हैं या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इसी प्रकार से आप आग के अंदर देखते हो, उसके अंदर जो सफ़ेद कलर का होता है वो भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ही टाइप है। जिस प्रकार से लिग्निन है, लिग्निन आप देखते हो कि पेड़ों की छाल पर जो होते हैं वो हार्ड कवरिंग हो जाती है, और उस हार्ड कवरिंग को किसी भी प्रकार का प्रीडेटर है वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो लिग्निन है, वो लिग्निन भी क्या होता है, एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। और भी बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे गोंद है। प्लांट को आप कहीं से भी छील दो, कहीं से भी रफ कर दो, तो वहाँ से जो है वो एक लसलसा सा पदार्थ निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन गोंद बोलते हैं। वो गोंद क्या काम करता है कि जहाँ से घाव हुआ है प्लांट को, वहाँ पर गोंद निकलना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी चीज़ है, एक्स्ट्रा इंसेक्ट वगैरह उसके कांटेक्ट में आया है, तो वो गोंद है उसको ट्रैप कर लेगा, और ट्रैप कर लेगा तो इसका मतलब प्लांट के अंदर की तरफ है वो उसको जाने नहीं देगा। तो ये क्या हो गया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, प्लांट की एक्स्ट्रा ग्रोथ करवाने के एक सपोर्ट कर रहे हैं, प्लांट की लाइफ को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आता है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म में क्या होता है, देखो कि फूलों का जो एक्सप्रेशन है या फ्लावर्स का खिलना है वो कब स्टार्ट होता है, दिन में कब हो सकता है, रात को कब हो सकता है, लाइट का फ्लावर्स के खिलने पे किस प्रकार का एक्सप्रेशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, फोटोपीरियोडिज्म में आती हैं। अब प्लांट भी देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्लांट भी अपनी संतति को बनाए रखने के लिए क्या काम करते हैं, जैसे कि अपन अपनी संतति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, जाहिर सी बात है प्लांट भी अपनी संतति को रेगुलर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके पास में भी स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिव दिखने के लिए, यानी कि प्लांट है वो मूवमेंट नहीं कर सकता, और मूवमेंट नहीं कर सकता फिर भी इसको रिप्रोडक्शन करना है, तो फिर क्या करेगा, अपने आप पर ये फ्लावर लगा लेता है, और फ्लावर के पास में उसके होते हैं गैमिड्स, यानी कि फ्लावर कलरफुल फ्लावर होता है, जिसको इंसेक्ट देख के उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर में शुगर स्टोर कर देता है, जिसकी वजह से कोई अदर इंसेक्ट है या अदर कोई भी एनिमल उसके संपर्क में आए और वो अपना भोजन प्राप्त करे। भोजन प्राप्त करने के बाद में उस इंसेक्ट को क्या फ़ायदा होगा, भोजन मिल गया, और प्लांट को क्या फ़ायदा हो गया, वह गैमेट्स उसकी टांगों के या किसी भी सतह से चिपक जाएंगे, और वह जब दूसरे प्लांट की सतह के ऊपर बैठेगा तो वहाँ पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि वहाँ पर उसको मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में क्या कर लेंगे, फ्यूजन कर लेंगे और फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो प्लांट है वो भी अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए स्पेसिफिक टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, जिसको अपन फ्लावर्स बोलते हैं। जो भी प्लांट के अंदर कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उसका मकसद यही होता है कि रिप्रोडक्शन किया जा सके। जितनी भी कलरफुल चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें अट्रैक्टिव हैं, चाहे वो एनिमल्स में मान लो चाहे वो प्लांट्स में मान लो, अट्रैक्टिव चीज़ें उन्हीं के लिए होती हैं ताकि रिप्रोडक्शन किया जा सके। अट्रैक्टिव दिखना क्या मकसद क्या होता है कि नेचर है वो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको क्या करना है,
रिप्रोडक्शन करना है। तो इस प्रकार से प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमने देखा फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फोटोमॉर्फोसिस, प्लांट हार्मोन, इसके अलावा जाइलम फ्लोएम, यानी जाइलम फ्लोएम से शुगर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, उसके क्या क्या पाथवे होते हैं, जैसे एपोप्लास्ट हो गया, सिम्प्लास्ट हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे हो गया, इन सब पाथवे से शुगर एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो भी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आप इसको बोल सकते हो, प्लांट स्ट्रेस, यानी कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर आ गया जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कम हो गई या प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो गई, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लांट स्ट्रेस या स्ट्रेस फिजियोलॉजी। अब स्ट्रेस है वो किसी भी वजह से आ सकती है, हो सकता है कि वाटर की कमी होगी जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ग्रोथ रिड्यूस हो गई, ग्रोथ रिड्यूस हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह स्ट्रेस कंडीशन में आ गया। हो सकता है कि साल्ट स्ट्रेस आ गया, हो सकता है कि प्लांट के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई। तो जो प्लांट स्ट्रेस जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है बायोटिक स्ट्रेस और एक होती है एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस किस वजह से आ सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वाटर की कमी हो गई, साल्ट की कमी हो गई, या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनना स्टार्ट होगी। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर आती हैं। और बायोटिक स्ट्रेस क्या होती है कि प्लांट के अंदर दूसरे जीवों की वजह से प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, वो कौन सी स्ट्रेस के अंदर आती है, बायोटिक स्ट्रेस। हो सकता है कि प्लांट को बैक्टीरिया वायरस इफेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि कोई प्रीडेटर है वो प्लांट को इफेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि कोई अदर चीज़ें हैं जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग वस्तुएं, जीवित वस्तुएं हैं, वो प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस कर रही हैं, तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, बायोटिक स्ट्रेस के अंदर। तो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस कैसे आती हैं और प्लांट इनसे कैसे निपटता है, प्लांट के अंदर स्पेसिफिक किस प्रकार के पाथवे होते हैं जिससे प्लांट है वो इन सब चीज़ों से आसानी से निपट जाता है, वो सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस प्रकार से प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जितनी भी अपन चीज़ें पढ़ते हैं आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके चारों ओर है जो प्लांट को आप आसानी से नोटिस करोगे तो सब की सब चीज़ें आसानी से आपको दिखाई दे जाएंगी, कितने प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अपन यही बातें करेंगे कि नेट के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं और इसको प्रॉपर वे में कैसे पढ़ा जा सकता है और इसको बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को पता चल रहा होता है कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आप बात कर रहे हो तो अपने लीवर की बात करने लग जाओ, अपने हार्ट की बात करने लग जाओ, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड हो जाती हैं कि आपको पता चल रहा होता है अच्छा ये चीज़ें अपने अंदर चल रही हैं और इस प्रकार से ये चीज़ अपने अंदर चल रही है, इस प्रकार से इस प्रकार का स्ट्रेस आ गया, सब के सब चीज़ों को आप नोटिस कर सकते हो, सब की सब चीज़ों को आप फील कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो फिजियोलॉजी है वो काफ़ी इंटरेस्टेड आती है, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो और चाहे वो एनिमल फिजियोलॉजी हो। तो अपन डिटेल्स में बातें करना स्टार्ट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, प्लांट हार्मोन्स हैं वो कैसे काम कर सकते हैं या अदर चीज़ें जो भी हैं, स्ट्रेस फिजियोलॉजी मान लो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मान लो, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं और प्लांट है इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो मिलेंगे अपन फोटोसिंथेसिस के साथ में। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन स्टडी करेंगे जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज इतना ही करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लास्ट क्लास में अपन फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।